हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2021 मिशन 240 प्लस में आज हम डे 13 देखेंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे तो हाफ प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि कल संडे था तो आपका जो भी पीछे का बैकलॉग होगा उसको आपने रिवाइज किया होगा, क्योंकि मेयर वॉचिंग एंड सीइंग द क्वेश्चंस इज नॉट सफिशिएंट। आपको जितनी बार एज मेनी टाइम एज रिवाइज कर सकते हो, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जिसकी जितनी क्षमता हो सकती है। यस, आपके पास लिमिटेड टाइम है, टाइम भी लिमिट होता है, लेकिन उसमें ही आप जितनी अधिक बार कर सकते हो उतने फायदे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्ट एज सच मिलेंगे, तो वो आपका हर पॉइंट ये नहीं है सिर्फ हमें क्वेश्चन ही नहीं फाइंड करना है कि हर उसके पॉइंट्स को आपको देखना है। तो आज का हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूरोपियन ट्रेवलर्स टू इंडिया। करा सर थॉमस रो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वाज ग्रांटेड द परमिशन बाय जहांगीर टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत। यस, सूरत। देखो, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आए। हॉकिंस को कुछ सफलता मिली, लेकिन हॉकिंस के बाद जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो सेटिस्फाइड नहीं हुए कि हमें इतनी ही रिबेट छूट मिले, और वो अधिक से अधिक जगह पर फैक्ट्री स्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक चीज है, फैक्ट्री का मतलब तब होता था, ये नहीं है कि कारखाना वहां एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब होता था कि वो स्टेब्लिशमेंट ऐसा है जहां की गुड्स जो है वो आपके जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होकर के आ रहे हैं वो यहाँ कलेक्ट होंगे, फिर ऑफिसर्स वगैरह के रहने के लिए अरेंजमेंट होगा, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल वगैरह कलेक्ट करेंगे वो वहां जमा होगा, फिर शिप के थ्रू जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, कैप्टन हॉकिंस वाज ड्रिवन आउट ऑफ आगरा बाय मुगल्स एट द इंस्टिगेशन ऑफ द पोर्तुगीज। तो ये स्टेटमेंट आपका ये गलत है। नेक्स्ट है, फादर मोन्सेरेट ट्रेवल्ड विद अकबर ऑन हिज जर्नी टू कश्मीर। तो ये मोन्सेरेट जो थे, वो फादर मोन्सेरेट, वो अकबर के साथ ट्रेवल किए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट का रहा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 इज पब्लिश्ड बाय। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स के द्वारा। बहुत सारे आपके ये पूछे जाते हैं कि रिपोर्ट कौन से पब्लिश किए, इंडेक्स वगैरह किसने पब्लिश किए, इंडेक्स वगैरह में रैंकिंग। नेक्स्ट आपका है, जो ये ट्राइबल ग्रुप है और किस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, रियांग ट्राइब, तो रियांग ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दिमसा, दिमसा कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ये आसाम से बिलोंग करते हैं। कोन्याक, कोन्याक नागालैंड, और मिसमी अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, मिसमी आप अरुणाचल प्रदेश एक ये जानते थे, तो मिसमी अरुणाचल प्रदेश सपोज जान रहे थे, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर देखो, अब एक में से आपका रियांग त्रिपुरा ही है, तो अब इसमें से कुछ ऑप्शन होते हैं जिसमें एटलीस्ट आपको तीन जानना होगा, तभी। कुछ में होते हैं कि आप एक ही जानते हो तब भी बन जाता है, कुछ में है दो जान रहे हो तब बन जाता है, कुछ में होता है कि आपको तीन जानना होगा। ऑब्वियसली है, तीन जानोगे तो चौथा ऑटोमेटिकली अपने से मिल ही जाएगा। तो इसका थ्री का डी हुआ। नेक्स्ट का रहा है कि विच वन अमोंग द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम लोअर टू हायर सैलिनिटी कंसंट्रेशन इज करेक्ट। तो देखो, इसमें से जो दिए हुए हैं उसमें रेड सी का हम जान रहे हैं कि हाईएस्ट इसमें से है। तो रेड सी का जिसमें है तो हाईएस्ट, तो ये और दो आपका एलिमिनेट हो गया। अब है क्या कि या तो बाल्टिक सी, ठीक है, या आर्कटिक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, या रेड सी, या फिर आर्कटिक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, बाल्टिक सी, और रेड सी। तो ये आपको ये जानना है। तो इसमें से बाल्टिक सी का लोएस्ट है, फिर आर्कटिक सी है, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, फिर रेड सी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1000 which when divided respectively by 5 7 and 9 leaves the remainder 3 5 and 7 respectively। देखो, इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं आता है तो ऑप्शन चेक करना। मैं इस वजह से यही सारी चीजों को बता कि हम समझ रहे हैं कि कुछ नहीं आ रहा, मेथड्स आपको नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। तो देखो, कह रहा है कि जब हम इस 1000 से छोटा नंबर है,
अब इसको हम 5 से जब डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए और 9 से डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब देखो जो ये सबसे बड़े से लो तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखो इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, ठीक है? इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, तो ई ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है? अब देखो इसको इन तीनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन ये रिमाइंडर 3 बचेगा, तो इसका मतलब ये 3 ये अभी हमारा एलिमिनेट हुआ। अब देखो इसमें 9 से डिवाइड करो क्योंकि 900 सब में है, तो आपके लिए आसान होगा। अब देखो तो इसमें भी बड़ा सब लेंगे पहले, ठीक है? तो बड़ा अब क्या है 963, तो देखो 900 तो कंप्लीट डिविजिबल है 9 से, उसके बाद 63, तो 63 9 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अब देखो 9 वाला से हम लिए तो ये एलिमिनेट हो गया। अब इसमें भी देखो, उसके बाद आप बड़े में ये देखोगे तो 953, तो 900 तो डिविजिबल है 9 से। अब 53 को डिवाइड करो, तो 53 को डिवाइड करोगे तो 9 और इंटू 5 करोगे तो 45 आता है। उसके बाद कितने रिमाइंडर बच रहे हैं? 8 बच रहे हैं। इसका मतलब ये क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर रहा। अब 943 को देखो, तो 43 को तो 9 और इंटू आपके 4 तो 36 होते हैं, 36 प्लस 7, तो ये क्राइटेरिया क्वालिफाई कर जा रहा। अब देखो चूंकि ये ऑलरेडी इन 3 में हमारा क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो यही होगा। अब इसको 7 से भी आप डिवाइड करके देख लोगे तो 5 आपका आएगा, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? तो इसको जो क्राइटेरिया सबसे 5 सिंपलेस्ट था, तो 5 से हमने किया तो एक खत्म हो गया। 9 सिंपलेस्ट फिर लग रहा था क्योंकि 900 सब में था, तो वो सिंपलेस्ट, तो ये ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस 5 7 10 15 22 37 46। अब देखो डिफरेंस, इसमें सबसे पहले आपको आपको डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस देखने के बाद आपको या तो नंबर का एडिशन देखना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो 2 यहाँ है, डिफरेंस इन द सेंस की आप ये सेकंड में फर्स्ट को करोगे। यहाँ देखो 5, यस यहाँ 3 आ रहा, यहाँ 5 आ रहा, यहाँ 7 आ रहा, यहाँ 11 आ रहा, यहाँ 13। ये इससे क्या समझते हैं हम कि ये सारे जो हैं आपके ये नंबर जो हैं, ठीक है? ये ये आपके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 13 के बाद 17, नेक्स्ट प्राइम नंबर 19। तो इसमें 17 ऐड करो, तो 17 ऐड करोगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है? 17 ऐड करोगे 63, 63 में अब 19 ऐड करोगे तो 82 आ जाएगा। इसका मतलब ये बी आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा while coming down on an escalator of a station, when a man walks down 26 steps of the staircase, he requires 30 seconds to reach the bottom। यानी कि देखो 26 स्टेप ये कर रहा है कि of a staircase he requires 30 seconds to reach the bottom, however if he steps down 34 steps it takes 18 seconds to reach the bottom, how many steps are there in the escalator। अब देखो क्या कह रहा है कि मान के चलो कि कुछ स्टेप्स हैं, तो कुछ स्टेप वो सीढ़ी से आ जाता है, कुछ एक्सेलरेटर से आता है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है 26 स्टेप वो आ रहा है ये सीढ़ी से, तब टाइम कितना और प्लस कुछ स्टेप्स वो एक्सीलरेटर से आ रहा है, तो एक्सीलरेटर से उसको तो टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड। इसका मतलब स्पीड हम मान ले एक्सीलरेटर का जो है वो एक्स मान ले कुछ भी, तो क्या है तो 30 और इंटू एक्स, तो स्पीड हम मानते हैं तो डिस्टेंस यही होगा 30 इंटू एक्स होगा। तो देखो ये स्टेप्स है, स्टेप्स का मतलब डिस्टेंस मान लो, तो ये इक्वल टू करेंगे दूसरा स्टेप एक। अब देखो बराबर दोनों में आना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि इसमें यदि वो 34 स्टेप्स ये कर देता है तो 34 और प्लस तब उसको 18 सेकेंड लगता है, तो प्लस 18 इंटू एक्स, ठीक है? अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको इधर ले जाएं और इसको इधर, तो 30x माइनस 12 ये 18x 12x हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3, तो x इक्वल टू 2/3 आया। अब इसमें रखो वैल्यू 26 प्लस 30 इंटू 2/3, तो ये
10, 26 प्लस 20, 46। इस इक्वेशन में भी रखोगे तो सेम सिचुएशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 46 टोटल स्टेप्स हैं। तो ये आंसर सी हो गया। नेक्स्ट का रहा स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल देखो काफी अभी जो जहाज फंस गया था, बड़ा सा जहाज, उसके कारण बहुत दिन तक जैम की समस्या रही। तो इसके संबंध में आपको ये जानना चाहिए। तो स्वेज कैनाल इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यस, देखो डेवलप्ड कंट्री क्या है, मेडिटेरेनियन को ये आपका ये स्वेज से जोड़ता है, गल्फ ऑफ स्वेज। तो क्या है कि अब ये आपका है जो उधर देखोगे मेडिटेरेनियन के उस साइड, तो वो क्या है, यूरोपियन कंट्री है, तो वो क्या डेवलप्ड है, और इधर क्या, इधर डेवलपिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट है इट ज्वाइंस द मेडिटेरेनियन सी विद द गल्फ ऑफ स्वेज, सही है। नेक्स्ट है इट इज नॉट ए सी लेवल कैनाल, ये सी लेवल कैनाल है, इसको गहरा किया गया है। और ये इजिप्ट जो है, इजिप्ट को उसको का बेनिफिट मिलता, तो इजिप्ट ने उसको उसके ऊपर एक्सपेंडिचर की और उसको सी लेवल का वो कैनाल बनाया। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा which one among the following statements regarding the constitutionally guaranteed rights to education in India is correct? तो constitutionally right है, वो गारंटी एजुकेशन के संबंध में जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है, उसके संबंध में कौन सा कह रहा है, दिस राइट कवर्स बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट लिटरेसी एंड देयरफॉर यूनिवर्सली गारंटीज एजुकेशन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नो, देखो उसके लिए जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है, एडल्ट एजुकेशन के लिए डिफरेंट प्रोग्राम है, और वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये गलत है। नेक्स्ट है दिस राइट इज अ चाइल्ड राइट कवरिंग द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years एंड बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम ईयर 2015। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट तो सही है, लेकिन ये 2015 में नहीं, ये 2010 में ये हुआ, तो सेकंड गलत हो गया। नेक्स्ट है दिस राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज द फर्स्ट वेलफेयर स्टेट इन द वर्ल्ड। देखो ये स्टेटमेंट भी आपका ये गलत है। अब देखो दिस राइट has been given to all Indian children between the age of 6 to 14 years under the 86th Constitutional Amendment Act। सही है, यही हमारा सही है, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कवर्स ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीजेज फ्रॉम। तो देखो ये तो एकदम आप डायरेक्ट देखे हुए हो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर कम होता है, तो कह रहा है कि डिक्रीजेज, तो ईस्ट से वेस्ट ये कम होता है। तो देखो ईस्ट से वेस्ट कम होता है, तो एक ये और एक ये दोनों आपका आसानी से एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो बचते हैं, तो ईस्ट से वेस्ट तो है ही दोनों में, तो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ कम होता है, यानी ईस्ट में ज्यादा होता है और नॉर्थ में ज्यादा होता है, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टू गो फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स डेस्टिनेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टू रिटर्न टू द ओरिजिन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, 300 प्लस 300, तो 600 हो गया। तो हमें क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो देखो पहले जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो इसका मतलब टाइम उसमें क्या लगेगा, 6 आवर। दूसरे में क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है रिटर्निंग में, तो इसमें टाइम लगेगा 5 आवर्स। टोटल टाइम हमारा 11 आवर्स हो गया। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 600 किलोमीटर, उसको डिवाइड करेंगे 11 से, अब उसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 54.55 किलोमीटर, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फेनोमेना कैन अकर व्हेन वेरी वार्म एंड ह्यूमिड एयर इज राइजिंग ओवर ए मास ऑफ वेरी कोल्ड एयर। तो कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा फेनोमेना होगा। ठीक है, तो ये काम वेदर, नो काम वेदर ये नहीं होगा, मौसम जो है ये इसमें आपका तूफान वगैरह आने का ये रहेगा। स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल का इसमें
कोई ये नहीं है। स्टॉर्म एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, यस ये सही है। और इंटेंस रेन एंड हेल, ये आपका ये दोनों कंडीशन जो हैं ये चीजें होंगी। नेक्स्ट कह रहा है कि अ डॉग वांट्स टू कैच अ कैट दैट इज 27 स्टेप्स अहेड ऑफ हिम। द कैट टेक्स 8 स्टेप्स to every 5 steps taken by dog. 2 steps of dogs are equal to 5 steps of the cat. How many steps of the dog will be required to catch the cat? देखो करा कि a dog wants to catch a cat that is 27 steps ahead of him, यानी 27 steps ahead है। अब देखो क्या कह रहा है, अब इसमें से एक कंफ्यूजन आपका होगा कि ये कुत्ते का है या बिल्ली का है। तो देखो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा उसमें। ये मान के चलो अभी जो है उससे अदरवाइज जो आगे है, तो जो आगे है तो इसका मतलब वो अपने स्टेप से आगे है, ये बात आपको समझना होगा। ये चीज आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन मान के चलो फिर भी वो आप वो भी नहीं समझ रहे हो। अब देखो कुछ चीज को क्या लो कि कैट टेक्स 5 स्टेप्स ऑफ सॉरी कैट टेक्स 8 स्टेप्स टू एवरी 5 स्टेप्स टेकन बाय द डॉग। अब देखो ये चीज देखना कि पहले ये देखो कि आसानी से आपको निकल जाएगा कि इसमें से देखो 5 से कौन डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल आपका 2 है, 30 है और आपका 78 है। तो हम पहले सिंपलेस्ट 30 को लेकर के देखते हैं। तो मान के चलो कि डॉग जो है 30 स्टेप लेना पड़ रहा है, तो डॉग 30, तो 30 आपको 30 से डिवाइड करोगे 5, तो 5 क्या होगा, तो ये और इंटू 8 करोगे तो देखो यदि डॉग 30 लेता है तो कैट को कितना लेना पड़ेगा, ये आप डिवाइड करोगे तो ये 6 यानी कि 48 स्टेप्स, 48 स्टेप्स लेना पड़ेगा। अब हम ऑप्शन के ही थ्रू चल रहे हैं यहाँ। तो मान के चलो कि फिलहाल हम ये टाइम बीइंग माने कि 30 स्टेप्स डॉग ले रहा है तो कैट 48 स्टेप ले रही है। अब देखो क्या कर रहा है कि डॉग का 2 स्टेप्स जो है इक्वल टू 5 स्टेप्स ऑफ कैट। तो इसका मतलब डॉग का पर 2 स्टेप्स यानी कि 15 यूनिट होगा 2 से जब डिवाइड करोगे तो। और इसको तो क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 75 इसमें, क्योंकि क्या है इसका 2, ठीक है, तो इसमें 15 इंटू आपका क्या है, ठीक है, सॉरी सॉरी, इसमें आपका क्या रहा है कि एवरी 2 स्टेप्स, ठीक है ना, तो एवरी 2 स्टेप्स इक्वल टू 5 स्टेप्स ऑफ ये डॉग। तो इसमें कितना करोगे, तो ये 2 ले रहा है, तो 15 तिया ये इसमें 45 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, सॉरी 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 नहीं, 15 तिया 45 नहीं होगा, ये आपका ये 15 है, ठीक है ना, तो 15 इसमें होगा तो ये 75 हो जाएगा, हाँ ठीक है 75। तो 75 स्टेप्स आपका यदि डॉग का आपका 30, तो इसका क्या हो जाएगा 75। अब 75 में 48 को डिवाइड करो, ये माइनस करो सॉरी, तो 27 स्टेप्स होता है। तो 27 स्टेप्स तो ही अहेड है, जिसका मतलब 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। इसमें ऑड आउट देखना है, तो देखो एक चीज है, जब ये एबीसीडी वाला है तो इसका नंबरिंग देखो, नंबरिंग देखो तो ये 5 पे आता है, ये 6 पे आता है। तो यदि 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब है कि 30 आता है, तो ऐसा कुछ बनता नहीं है। लेकिन 5 और प्लस 6 को ऐड करो तो 11 होता है, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 22 आता है। फिर हम इसमें भी देख लेते हैं, देखो जे जो है 10th पोजीशन पे आता है, के 11 पोजीशन पे आता है। तो 10 इंटू 11 करोगे, 10 प्लस 11 सॉरी 10 प्लस 11 करोगे तो 21 होता है। 21 इंटू 2 करोगे तो 21 इंटू 2 करोगे तो आपका कितना आ जाता, 42 आ जाता। अब देखो जी जो है 7 पोजीशन पे आता है, 8 जो है वो आपके एच जो है 8 पोजीशन पे, तो 7 प्लस 8 करोगे तो 15 आता है। तो एक्चुअल में यहाँ 30 होना चाहिए था, 2 करोगे तो 30 होना चाहिए, लेकिन ये 24 है, तो यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको भी हम और देखते हैं, वी डब्ल्यू आई जे, इसको देखो आई आपका 9 पोजीशन पे है, जे आपका जो है वो 10 पोजीशन पे है, तो 19 और इंटू 2 तो 38। इसमें भी उसी ढंग से आपका आ जाएगा, एक आपका 22 नंबर पे है, एक 23 नंबर पे है, 22 प्लस 23 तो 45 हो गया इंटू 2, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पोंजी स्कीम।
देखो वेस्ट बंगाल में पोंजी स्कीम के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट बीच-बीच में जो भी है टॉर्चर करते रहती है और वेस्ट बंगाल ऐसा नहीं है कि ये टॉर्चर इन्हें उन्होंने किया ही है, लेकिन जो टाइम होता है जैसे क्या है कि एप्रोप्रिएट टाइम पे आप एक्शन लेते हो, बाकी टाइम में पड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ जो गलत किया है उसे तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये इसमें कह रहा है कि पोंजी स्कीम, तो पोंजी स्कीम इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड दैट ल्यूर्स इन्वेस्टर्स एंड पेज प्रॉफिट टू अर्लियर इन्वेस्टर्स विद फंड्स फ्रॉम मोर रिसेंट इन्वेस्टर, यानी कि बहुत सारे ऐसे देखोगे कि रेगुलर इंडिया में ऐसे आते जाते हैं, वो जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहते हैं ना कि हर आदमी डेली मर रहा है लेकिन दूसरा सोचता है कि हम अमर हैं, ये दुनिया में आश्चर्य है। तो आप देखोगे कि इसमें क्या है कि हर डे लोग न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा पोंजी स्कीम निकला है और उसमें स्कैम हुआ ही है, लेकिन उसके बाद भी आदमी जो लोभ में वो फंसता है, तो उसमें क्या करता है कि नए मेंबर्स को ऐड किए कि मान लिया 5000 आप ये ऐड करो, 11 मंथ में आपको इतने मिलने लगेंगे। अब देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट मॉडल देखो, तो आपको 10, 15, 20 परसेंट मान के चलो रिटर्न मिल रहा है पर एनम। अदरवाइज़ देखो सिंपल सा क्या है, रिस्क फ्री आपने बैंक में पैसा लगा दिया, रिस्क फ्री बैंक में पैसे लगा दिया, एसबीआई मान के चलो 3% दिया या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे 5% दिया, 6% दिया आपको और कोई आपको 100% 1 ईयर में दे रहा है, तो कोई भी हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो जो फिजिबल नहीं है, जब वो आपको 100% दे रहा है, तो आपसे तो वो ज़्यादा अर्न करेगा तभी देगा। तो ये इसमें होता है कि पोंजी स्कीम में यस नए मेंबर्स को ऐड किए, उसके पैसे से पुराने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ दिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इतने दिन तक ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब तक उनके पास सफिशिएंट पैसे आ गए, फिर वो अपना लेकर के निकल गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट द टर्म पोंजी स्कीम वाज कॉइन्ड आफ्टर ए स्विंडलर नेम्ड चार्ल्स पोंजी इन 1919। तो ये चार्ल्स पोंजी जो है ठग जो था, यही ठगी का उसने एक तरह से बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट किए हुए था। तो उस ठग के नाम पे ही इसको पोंजी स्कीम रखा गया। तो सी इसका बोथ वेस्ट बंगाल में जो बहुत सारे लोग इसमें फँसे हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, तो इसके कारण ये चर्चा में था। नेक्स्ट करा द hills range that separates the state of Manipur from the state of Nagaland is known as। तो ये आपके कौन से हैं? ये बराइल रेंज है। Next kara, which among the following pairs is correctly matched? The second battle of Tarain, defeat of Jachand of Kannauj by Muhammad of गौर। नहीं, ये मोहम्मद गौर के साथ जो है ने वो पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो ये गलत है, पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो देखो जो डिफीट बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो ये भी गलत है, इब्राहिम लोदी को हराया। नेक्स्ट द बैटल ऑफ चौसा, तो चौसा के युद्ध में जो है डिफीट ऑफ हुमायूं बाई शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, सही है। नेक्स्ट बैटल ऑफ खानवा, डिफीट ऑफ राणा, ये राणा हो जाएगा, ठीक है, राणा प्रताप बाई अकबर, नो, ये जो डिफीट किया गया ये आपका राणा प्रताप नहीं, ये आपका राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा ये डिफीट हुए बाबर से, ठीक है, तो राणा सांगा जो है बाबर से डिफीट हुए, तो ये भी आपका गलत हुआ है। तो सी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है assume that the hour and minute hand of a clock moves without jerking, यानी कि स्मूथली वो मूव कर रहा है, कह रहा है कि द क्लॉक शोज द टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। तो किसी 8 o'clock और 9 o'clock के बीच में आपका जो है, ठीक है, 8 o'clock और 9 o'clock, तो ये 9 आपका इधर हो जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पे है, ठीक है, तो एक कह रहा है द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर one above the other, after how many minutes nearest integer will the two hands be again lying over above one above the other। तो इसमें क्या होता है 65 बाई 5/11 मिनट्स के बाद, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नियरेस्ट इंटीजर में क्या है 65 के क्लोज में है, तो 65 मिनट्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है कि विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, नो, ये एक एनजीओ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपके पास दो, अब तीन पर दारोमदार है। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ये सही है। नेक्स्ट है इट ऑर्गेनाइजेस एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक, यस, ये भी आपका सही है, तो 2 एंड 3 आपका सही हो गया। नेक्स्ट कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स
द फेनोमेना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ एनिमल। तो ये हाइबरनेशन जो है ये सारे एनिमल में ऑब्जर्व किया जाता है। हाइबरनेशन का मतलब है कि टेम्परेचर जब बहुत डाउन हो जाता है, जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है ठंडे के मौसम में, तो ये सुसुप्त अवस्था में, शीत निष्क्रियता अवस्था में चले जाते हैं, ताकि जो अपने वो चूंकि भोजन कम मिलने लगता है उनको और बॉडी टेम्परेचर उनका एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वो आराम से सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका हीट लॉस नहीं होता है। तो डी आपका, ये सी सही है। Next, lichen, which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock, are actually a symbiotic association। तो ये देखो कह सकते हैं ये प्राइमरी सक्सेशन में से आते हैं। तो ये लाइकेंस जो हैं ये किसके किसके हैं, तो ये अलगी और फंजाई यानी शैवाल और कवक के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हैं। तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्ध के टाइम से ये लाइफ से कौन कौन सा है, तो अवंती, अवंती और गंधार ये दोनों नहीं है। कौशल है, कौशल के जो महाराजा प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत इनके परम शिष्य हुआ करते थे। फिर उसके बाद मगध, मगध में देखोगे कि अजात शत्रु जो थे, ये इनफैक्ट अजात शत्रु ने ही इनको ये करवाया था, फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल था। तो इन दोनों से इनका गहरा रिश्ता था, तो इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 25 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन पे। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में ये हुआ कि रिटर्न ऑफ द बादशाही, यानी कि जो मुगल बादशाह जो हैं वो उनको वापस प्रॉपर तरीका से अधिकार दिलाना गद्दी पे बैठा करके। तो इसका सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। तो देखो ऑर्गेनिक ये सब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिनरल एसिड कहे जाते हैं। और एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, ये आपका है ऑर्गेनिक एसिड है। लास्ट क्वेश्चन इसमें, फोर चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन ए रो, ए इज ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी but not next to C. If C is not sitting next to D, who is or are occupying seat or seats adjacent to D? तो देखो कह रहा है कि A is occupying the seat next to B but not next to C, यानी कि इसका मतलब A जो है इस ढंग से है, A आपका ठीक है, फिर उसके बाद B और उसके बाद ये सी हो जाएगा, क्योंकि देखो ए है ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, ये इसमें रहेगा तो कहीं भी रह सकता है, लेकिन कह रहा है कि बट नोट नेक्स्ट टू सी, इसका मतलब ए जो है सी के पास नहीं है, तो इस ढंग से अभी बन जाएगा। अब कह रहा है कि सी इज नोट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, हु इज और आर ऑक्युपाइंग सीट और सीट एडजेसेंट टू डी। ठीक है, तो कह रहा है अब कि ए इज ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, ये यहां तक। सी इज नॉट सिटिंग टू नेक्स्ट टू डी, तो कह रहा है कि सी जो है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, सी जो है डी के ये में नहीं, तो डी न तो यहां हो रहा है न तो यहां हो रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि डी कहाँ होगा, तो डी आपका जो होगा ये या तो यहां हो सकता है डी, या फिर यहां हो सकता है। अब देखो तो डी आइदर यहां हो सकता है और या यहां हो सकता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा अब, लेकिन ये एक देखो पहले यहां बी एंड ए, बी एंड ए में हम गारंटी यहां नहीं कह सकते हैं, ये यहां भी हो सकता है, लेकिन देखो बी एंड ए, तो इसके बीच में इज सिटिंग ऑक्युपाइंग, तो हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं ना कि ये यहां है, लेकिन ए के तो एक एडजेसेंट में है, ये तो हम 100% से कह सकते हैं। तो ये कह रहा है इम्पॉसिबल टू टेल नहीं, ये यहां इसको हम रखेंगे तो क्राइटेरिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसमें से आपका ए के पास जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन इसमें हो गए। अब ग्रामर जो है डे 13 का आज का जो ग्रामर है वो उसको देखो, और अब मैं समझता हूं कि अच्छा खासा आपने रिवाइज कर लिया है, और एटलीस्ट ये वाला पार्ट में आपका अच्छा खासा बनना चाहिए। जो मीनिंग वाले पार्ट होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप स्क्रीन को पॉज करें
और उसको सोल्व करें। आप अपना डायरी जो भी है नोटबुक है उसमें नोट करें। इसमें एंटोनीम लिखना है और एंटोनीम जो आप लिखे हो उससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो स्क्रीन को पॉज करो और उसको लिखो। इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है, उसको करेक्ट करो और फिर उसके बाद आप ये चेक करना कल। नेक्स्ट ऐसे लिखना है, तो राइट एन ऐसे। तो कह रहा है कि रिलीवेंस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो जो वैश्वीकरण वैश्वीकृत दुनिया है उसमें पारंपरिक मूल्यों की प्रासंगिकता। तो बहुत सारे जो ग्रेजु जैसे पारंपरिक मूल्यों का मतलब है कि हम जो भी है सपोज फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली ये रह रहे हैं, मदर फादर के साथ रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को है जो हम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो उसका जो है रिलेवेंस, अब देखो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि हर वो चीज़ नुकसानदायक ही है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। तो हमें इसको ये नहीं है निगेटिवली और इसमें ये पॉजिटिवली नहीं है, इसमें आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखते हो। देखो जब ऐसे लिखते हो तो मैं आपको बताता हूँ ना कि ऐसे में 2 टाइप्स के होते हैं। एक या तो नेगेटिवली टोन्ड होते हैं और एक पॉजिटिवली टोन्ड होते हैं। नेगेटिवली टोन्ड का मतलब है कि वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के कारण वो अराइज़ हुआ है, या फिर जैसे जो है मान के चलो कि द कंडीशन ऑफ न्यू एज वुमेन। न्यू एज वुमेन जो भी कहते हैं तो नो डाउट ये देखा जा रहा है कि यस वो राइज हो रही हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है। या फिर कंडीशन ऑफ वुमेन इन 21st सेंचुरी, तो देखोगे कि एक तरह से अभी भी सिचुएशन जो है सही नहीं हुई है। या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, तो कहीं ना कहीं जो अभी उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जितना मिलना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो वैश्वीकृत दुनिया में जो पारंपरिक मूल्यों की प्रासंगिकता जो है वो उस पे आपको लिखना है कि यस देयर आर समथिंग, कुछ डिस्ट्रॉय भी वैल्यू हो रहे हैं, कुछ जो है वो पॉजिटिव उसमें एडिशन भी हो रहे हैं। सो आप देखोगे कि डिफरेंट जो कल्चर्स वगैरह हमेशा जब मिलते हैं तो एक अमलगमेशन होता है। जैसे आज के डेट में देखो गांव में अभी भी बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जब अर्बन एरिया में जब जाते हो तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि उसमें से बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। लेकिन आप यदि एनसीईआरटी सोशियोलॉजी पढ़ोगे क्लास 11th 12th का, उसमें देखोगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट ही अपनी आइडेंटिटी बनाना कर रखना चाहते हैं, लोअर कास्ट में भी अपनी आइडेंटिटी बना करके रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग लोअर कास्ट के चलते ही उन्हें रिजर्वेशन वगैरह मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th 12th का तो उसमें आपको पता चलेगा कि लोअर कास्ट के भी बहुत सारे अपनी आइडेंटिटी बनकर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसके कारण एडवांटेज मिलता है। तो ये चेंजेज हो रहे हैं। नेक्स्ट ये जो है अभी फादर स्टैन स्वामी का जो भी जेल में डेथ हो गया, तो राइट एन ऐसे ऐसे आपको लिखना है, बेल शुड बी द नॉर्म एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन। तो नॉर्मली जैसे फादर स्टैन स्वामी शायद 86 ईयर ओल्ड थे। अब 86 ईयर ओल्ड से भी जो भी है उनको लग रहा था कि यस ये भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। भीमा कोरेगांव केस में उन्हें अरेस्ट किया गया था और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो बार बार याचिका देने के बाद भी उनको बेल नहीं मिल पाया, तो फिर डेथ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट अराइज होता है कि जो बेल शुड बी द नॉर्म एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन, ये हमेशा से कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट ने भी कहा। देखो यदि ऐसा होता, अब मान के चलो सबको आप जेल में रखोगे तो आपके जेल की कैपेसिटी इतनी नहीं है। जेल में ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा लोग कोविड 19, खास करके कोविड 19 के टाइम में, तो आप नॉर्मल टाइम में आप पैक करके, तो दे आर ह्यूमन बीइंग, इवन इफ समवन हैज कमिटेड द क्राइम, तो आप उसको डिग्निटी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो सिस्टम है या कोई भी मॉडर्न सिविलाइज्ड जो सोसाइटी है, वो उस चीज को, इवन इफ कोई मर्डरर है तब भी उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको दौड़ा दौड़ा करके मारोगे, ये हमारे सिस्टम में नहीं है। या फिर उसे कोड़े मार करके मार दोगे, नहीं, या फिर उसके हाथ पैर काट लोगे, नहीं, ये सिस्टम में नहीं है। जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जो लॉ स्टेब्लिश्ड है, वो प्रॉपर उसको प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ये किया जाना चाहिए। तो नॉर्मली जो जेल होना चाहिए वो एक्सेप्शन केस में, और बेल शुड बी द नॉर्म। अभी जैसे बहुत सारे देखोगे यूआपा यूएपीएम लगा करके बहुत सारे लोगों को अंदर किया जाता है, एनएसए बहुत सारे लोगों को किया जाता है। तो ए लॉट ऑफ पीपल जो होते हैं वो अननेसेसरी जेल में होते हैं। यस यदि उस किसी भी बंदे से यदि वो खतरा है कि ये बाहर आकर के एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करेगा या फिर सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है, बहुत बार ऐसे सिचुएशन हुए हैं,
तब जो है उन्हें बेल पे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कुछ हीनियस क्राइम वगैरह है उस ढंग से, तो अदरवाइज नॉर्मल केसेस में ये होने चाहिए। तो इस पर आपको लिखने हैं। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे। जिन्हें भी टेस्ट देना है आप टेस्ट वगैरह दो, जितने हो सकते हैं आप, जितने पॉसिबल हैं। एक टेस्ट देना, 2 टेस्ट देना है, व्हाट्सएवर। तो ठीक है। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज करें। ओके, थैंक यू। और हाँ देखो, जो कल ऑलरेडी मैंने उनको मेल कर दिया था जो 12th वाले थे, 12th में उसमें थोड़ा सा, यानी कि जो डे 12th का था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर एक 49 जो पेड वाले हैं, 49 और फिर 99, तो उसमें हमने आपको ऑलरेडी मेल में करेक्ट आंसर फिर ये कर दिया था। ठीक है, देयर आर सम प्रॉब्लम हो जाता है कभी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह। अब हर डे वर्क करो तो कोऑर्डिनेशन में कभी कभी ये प्रॉब्लम, अब एग्जैक्ट एक एक को सम टाइम उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट को चेक किया जाए, बट मैक्सिमम पॉसिबल यही होता है कि एरर ना हो, फिर जहां पता चलता है तो उस चीज को रेक्टिफाई कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू।